Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Students, today we are going to read unit number 4, lesson number 2. We are going to start lesson number 2. Last time we did lesson number 1 completely, its notes and everything. Now we shall do lesson number 2 of unit number 4. So here we go. Reading selection 4.2, lesson number 11, overall lesson number 11. The man who planted trees. शख्स जो दरख्त लगाता था. By Jean Goino. ठीक है, आप इसके बारे में, दरख्त के बारे में पढ़ेंगे कि वो दरख्त किस तरह से लगाता था, अपनी सरजमीन पे लगाता था या किसी नेकी कमाने के लिए लगाता था या कोई मकसद था. इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे. चलें, we shall start the reading. For a human character to reveal truly exceptional qualities, one must have the good fortune to be able to observe its performance over many years. If this performance is devoid of all egoism, if its guiding motive is unparalleled generosity, if it is absolutely certain that there is no thought of recompense and that, in addition, it has left its visible mark upon the earth, then there can be no mistake. एक इंसानी इखलाकी किरदार की गैर मामूली खूबियों के इजहार के लिए एक इंसान को इतना खुशकिस्मत होना चाहिए कि वो साला साल इसकी कारकर्दगी का मुशाहिदा करने के काबिल हो. अगर ये किरदार अनानियत से पाक हो, ठीक है, अनापरस्ती, अनानियत, अगर इसका मुहर्रिक बेमिसाल फराख दिली हो, अगर ये मुकम्मल तौर पर यकीनी हो कि इसमें बदले का ख्याल नहीं पाया जाता, और मज़ीद ये कि इसने दुनिया पर वाज़िया निशानी छोड़ी हो, तो फिर इसमें कोई गलती नहीं हो सकती. ठीक है, अगर आप किसी शख्स को ये क्वालिफाई करना चाहते हैं कि ही इज़ द बेस्ट एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी कि वो इतना अच्छा है, इतना खुश इखलाकी कि उसके अंदर कोई भी खराबी नहीं है, तो आप उसको जाकर इस मेरिट्स पर जज करेंगे कि उसके अंदर एक तो अनापरस्ती ना हो, एक बदले का ख्याल ना हो, और फराख दिली हो. About 40 years ago, I was taking a long trip on foot over mountain heights quite unknown to tourists. In that ancient region where the Alps thrust down into Provence, all this at the time I embarked upon my long walk through these deserted regions, was barren and colorless land. Nothing grew but wild lavender. तकरीबन 40 साल पहले मैं उन पहाड़ी चोटियों के सफ़र पर जा रहा था. अब ये मैं की बात आई है तो राइटर अपना खुद जिक्र कर रहा है. जो हमने राइटर पढ़ा था वो राइटर जो है अपना खुद जिक्र कर रहा है, अपनी खुद कहानी बता रहा है, जो कि सयाहों के लिए भी नाआशना थे. उस कदीम खित्ते में जहाँ उलीस की पहाड़ी सिलसिला प्रोविंस, फ्रांस का एक इलाका, ठीक है, प्रोविंस मतलब फ्रांस का इलाका, ये प्रोविंस सूबा नहीं है, में जा निकलता है. इस वक्त मैंने इन बंजर खित्तों के रास्ते अपने तवील सफ़र का आगाज़ किया, जो कि एक गैर आबाद और मैकैफ इलाका था, जहां जंगली लेवेंडर के फूलों के अलावा कुछ भी नहीं उगता था. ठीक है, वो सारे इलाके का एक नक्शा खींचते, तस्वीर खींच रहा है आपके सामने. I was crossing the area at its widest point, and after 3 days walking found myself in the midst of unparalleled desolation. I camped near the vestiges of an abandoned village. I had run out of water the day before and had to find some. मैंने इस इलाके को इसके वसी मुकाम पर अबूर कर रहा था, और 3 दिन सफ़र करने के बाद मैंने खुद को नाकाबिले मिसाल वीरानी में पाया.
मैंने एक वीरान गांव के बाकी मानदा निशानात के करीब अपना खैमा लगाया। एक दिन पहले मेरे पास पानी खत्म हो चुका था और मुझे कुछ पानी तलाश करना था। ये अपने सफर के बारे में बता रहा है कि बहुत ही वीरान और सुनसान जगह है जहां से वो गुजर रहा है, जहां पानी भी मैसर नहीं है, जहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। उसने अपना खैमा वहां लगाया और पानी ढूंढना चाहता था। These clusters house, although in ruins like an old wasp's nest, suggested that there must once have been a spring or well here. There was indeed a spring, but it was dry. The 5 or 6 houses, roofless, gnawed by wind and rain, the tiny chapel with its crumbling steeple, stood about like the houses and chapels in living villages, but all life had vanished. उन घरों का झुरमुट अगरचा अब खंडरात थे, भेड़ों के पुराने छत्ते की तरह से पता चलता था कि यहाँ चश्मा या कुआं वाक़या था। बेशक एक चश्मा था, लेकिन ये खुश्क था। 5 या 6 घर छत के बगैर, जो कि आंधी या बारिश ने इनको तबाह कर दिया था। छोटा सा मुल्हका गिरजा अपने तबाह हाल मीनार के साथ आबाद गांव के घरों और गिरजा की तरह खड़े थे, लेकिन इनमें जिंदगी के असरात खत्म हो चुके थे। गिरजाघर वो जो क्रिश्चियंस का वो जो चर्च होता है, चैपल होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वो अपने सराउंडिंग को बता रहा है कि ये जो घर थे, मतलब जहाँ वो आया, डेजोलेटेड है, वीरान है, वहाँ कोई लोग नहीं है, लेकिन कुछ खंडरात है। ऐसा लग रहा था कि ये घर है जिनकी छतें नहीं है और जो खंडर बन चुके हैं, और जो ऐसा लग रहा था कि जो बारिश और आंधियों की वजह से ये खराब हो गए हैं, सारे खंडर बन गए हैं। It was a fine June day, brilliant with sunlight, but over this unsheltered land, high in the sky, the wind blew with unendurable ferocity. It growled over carcasses of the houses like a lion disturbed at its meal. I had to move my camp. ये जून का एक खुशगवार दिन था, सूरज की रोशनी से मुनव्वर, लेकिन ऊंचाई पर वाक़या इस गैर महफूज मकाम के ऊपर हवा नाकाबिले बर्दाश्त तेज़ी के साथ चल रही थी। मतलब हवा बहुत तेज़ थी। ये घरों के बेजान अजसाम पर शेर की तरह गुर्रा रही थी। ठीक है, कैसा देखे ना, उसने पिक्चरेक्स नक्शा खींचा, एक पिक्चर बना दी आपके जहन में कि इस तरह हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर उन खंडरात के ऊपर गुर्रा रहा है, जिसको इसका खाना खाते वक्त परेशान कर दिया गया हो। मुझे अपना कैंप वहां से हटाना पड़ा, यानी कि वहां के हालात ऐसे नहीं थे कि वो कैंप वहां जारी रख सकता, इसलिए वहां से कैंप उसको हटाना पड़ा। आफ्टर 5 hours walking, I had still not found water, and there was nothing to give me any hope of finding any. All about me was the same dryness, the same coarse grasses. I thought I glimpsed in the distance to a small black silhouette upright and took it for the trunk of a solitary tree. In any case, I started towards it. It was a shepherd. 30 sheep were lying about him on the baking earth. 5 घंटे तक चलने के बाद भी मुझे पानी नहीं मिला था और पानी की उम्मीद दिलाने की कोई निशानी भी मौजूद नहीं थी। मेरे इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ वही खुश्की और वही गैर हमवार घास थी। मैं समझा कि मैंने दूर से एक छोटा स्याह सीधा खाका देखा है और मैंने इसको एक तन्हा दरख्त का तना समझा। बहरहाल मैं इसकी तरफ चला। ये एक चरवाहा था। इसके इर्द गिर्द 30 भेड़ें गर्म जमीन पर लेटी हुई थी। बेकिंग अर्थ मतलब गर्म जमीन, जैसे बेकिंग ओवन होता है तो वो गर्म होता है ना अंदर से, तो ये इसने तशबीह दिया, एक मेटाफर यूज किया है कि बेकिंग अर्थ जो कि बहुत गर्म जमीन थी, इतनी गर्म थी कि उसके ऊपर पाँव रखो तो बेक ही हो जाए। He gave me a drink from his water gourd and a little later took me to his cottage in a fold of the plain. He drew his water, excellent water, from a very deep natural well, above which he had constructed a primitive winch.
उसने मुझे अपने पानी के तुंबे से एक मशरूब दिया और थोड़ी देर बाद खुले मैदान में अपनी झोंपड़ी में ले गया। उसने अपनी कुदरती कुएं से पानी निकाला जो कि बेहतरीन पानी था, जिसके ऊपर उसने कदीमी जमाने की चरखी नस्ब की हुई थी। ठीक है, अब उसको एक चरवाहा मिल गया जो कि अपनी भेड़ें चरा रहा था और जिसने उसको अपने कॉटेज में ले जाकर, अपने खामे में ले जाकर तो वहाँ पानी पिलाया और वो पानी बहुत अच्छा था क्योंकि वो पानी एक कुदरती कुएं में से निकला हुआ था। ठीक है, अब उसे एक चरवाहा मिल गया इस वीरान जगह पर। The man spoke little. This is the way of those who live alone, but one felt that he was sure of himself and confident in his assurance. That was unexpected in this barren country. He lived not in a cabin, but in a real house built of stone that bore plain evidence of how his own efforts had reclaimed the ruin he had found there on his arrival. His roof was strong and sound. The wind on its tiles made the sound of the sea upon its shore. ये आदमी बहुत कम बोलता था कि ये उन लोगों का तरीका है जो तन्हा रहते हैं। वही कम बोलते हैं जो तन्हा रहते हैं, लेकिन ये महसूस करता था कि उसे खुद पर यकीन था और वो अपने यकीन पर एतमाद रखता था। इस बंजर इलाके में ये गैर मुतवक्के था। वो एक झोंपड़ी में नहीं बल्कि पत्थरों से बनाए हुए हकीकी घर में रहता था, जिससे ये वाज़ेह सबूत मिलता था कि इसकी यहाँ आने पर उसे जो खंडर मिला था उसने किस तरह दोबारा आबाद किया था। उसकी छत मजबूत और सही सलामत थी। उसके पत्थरों से टकराने वाली हवा साहिल समंदर पर पानी बहने की तरह आवाज पैदा करती थी। ठीक है, तो ये सारा उसने मंजरकशी की है और उसने कहा है कि ये बहुत एक कॉन्फिडेंट इंसान था कोई, और इसने इस खंडर में आकर भी अपना घर बनाया है, चरवाहा बनाया, अपने जो है भेड़ों को चरा रहा है और इसके अंदर एक खुद एतमादी थी। The place was in order, the dishes washed, the floor swept, his rifle oiled, his soup was boiling over the fire. I noticed that he was cleanly shaved, that all his buttons were firmly sewed on, that his clothing had been mended with the meticulous care that makes the mending invisible. He shared his soup with me, and afterwards, when I offered my tobacco pouch, he told me that he did not smoke. His dog, as silent as himself, was friendly without being servile. उसका घर बिल्कुल तरतीब से था। बर्तन धुले हुए थे, फर्श साफ किया हुआ था, उसकी राइफल पर तेल लगा हुआ था, उसकी यखनी आग के ऊपर उबल रही थी। मैंने देखा कि उसकी हजामत हुई थी। ये उसके सारे बटन बहुत मजबूती के साथ सिए हुए थे। इसके कपड़ों में बड़ी एहतियात के साथ पेबंद लगाए गए थे कि बंदा नजर नहीं आते थे। उसने अपनी यखनी से कुछ मुझे भी दिया और बाद में मैंने इसे अपनी तंबाकू की थैली पेश की तो इसने मुझे बताया कि सिगरेट नहीं पीता। इसका कुत्ता, जो कि इसकी तरह खामोश था, किसी गुलामाना रवैये के बगैर दोस्ताना रवैया रखता था। ठीक है, तो ये सारा उसका एक स्केच है उस आदमी के घर का, कि वो किस तरह से क्लीन था, खुद भी क्लीन था, उसका घर भी क्लीन था, हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी और ऐसे लग रहा था जैसे किसी शहर के घर में बने बनाए घर में राइटर जो है वो पहुंच गए। वो ये बता रहा है इस बंजर इलाके में भी इस तरह का घर मिलना उसके लिए मुतवक्के नहीं था, गैर मुतवक्के था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। It was understood from the first that I should spend the night there. The nearest village was still more than a day and a day half away. And besides, I was perfectly familiar with the nature of the rare villages in that region. There was 4 or 5 of them scattered well apart from each other on these mountain slopes, among with oak thickets at the extreme end of the wagon roads. They were inhabited by charcoal burners and living was bad. पहले ही से ये बात तयशुदा थी कि मुझे वहां रात गुजारनी चाहिए। करीब तरीन गांव अब भी एक दिन से ज्यादा मुसाफत के फासले पर वाक़या था और ये इसके अलावा
खित्ते के इस बहुत कम गांव की फितरत से मानूस था। ठीक है, मतलब राइटर कहता था कि इस खित्ते के बहुत कम गांव का मुझे पता था, इसलिए मैं यहीं पर रुकना चाह रहा था। इन पहाड़ी ढलवानों पर एक दूसरे से खासे फासले पर 4 या 5 गांव वाक़या थे। शाहबलूत की सफेद झाड़ियों के दरमियान वैगनों की सड़कों के आखिरी सिरे पर इन गांव में लकड़ियां जलाने वाले लोग रहते थे और मयारी जिंदगी अच्छा नहीं था। कंपेयर कर रहा है वो कि लोग जो है, ठीक है। तो अब उसने इरादा बना लिया कि मैं यहाँ रात गुजारूं ताकि मुझे थोड़ा सुकून हो, क्योंकि यहाँ जो है प्रिपेयर्ड हर चीज थी, हर चीज अपनी जगह पर थी, साफ सुथरा माहौल था। हालांकि यहाँ के लोग बंजर जमीन में रहते थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता था। Families crowded together in a climate that is excessively harsh both in winter and in summer, found no escape from the unceasing conflict of personalities. The men took their wagon loads of charcoal to the town and then returned while women nursed their grievances. खानदान एक ऐसी आबोहवा में इकट्ठे रहते थे जहां दोनों मौसमों में सर्दी और गर्मी बहुत शदीद होती थी। ठीक है, सर्दी भी होती थी तो बहुत ज्यादा और गर्मी भी बहुत ज्यादा। शख्सियात के तनाज़ात से खुद को नहीं बचा सकते थे। मर्द लकड़ियों को वैगनों में भरकर शहर ले जाते थे या वापस आते थे और खवातीन उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। ठीक है, ये उनका जो है रूटीन है उस जगह पर रहने वाले लोगों का। The shepherd went to fetch a small sack and poured out a heap of acorns on the table. He began to inspect them one by one with great concentration, separating the good from the bad. I smoked my pipe. I did offer to help him. He told me that it was his job. And in fact, seeing the care he devoted to the task, I did not insist. That was the whole of our conversation. चरवाहा जाकर छोटा सा थैला लाया और मेज पर शाहबलूत के फलों का ढेर गिरा दिया। वो एक एक फल का मुआयना करने लगा, बड़ी तवज्जो के साथ, अच्छे को खराब से जुदा करते हुए। मैं सिगार पीता रहा। मैंने उसे मदद की पेशकश की। उसने मुझे बताया कि ये उसका काम था और दर हकीकत इस काम में उसकी एहतियात को देखकर मैंने इसरार नहीं किया। बस हमारी इतनी ही गुफ्तगू हुई, मतलब थोड़ी बातचीत होती थी, लेकिन उस बंदे के नफीस होने का अंदाजा उसको हो रहा था, ड्यूटीफुल होने का भी अंदाजा, यानी कि वो फर्ज शनास था। When he had set aside a large enough pile of good acorns, he counted them out by tens, meanwhile eliminating the small ones for those which were slightly cracked, for now he examined them more closely. When he had thus selected 100 perfect acorns, he stopped and we went to bed. जब वो बलूत के एक अच्छे फलों का एक बड़ा ढेर एक तरफ रख चुका तो उसने दस्त के हिसाब से इन्हें गिना। इसी असना में छोटे फलों और ऐसे फलों जो जरा फट चुके थे को तल्फ करते हुए, मतलब जुदा करते हुए, क्योंकि अब इसने उनका बहुत तवज्जो से के साथ मुआयना किया था। इसी तरह जब वो 100 बेहतरीन फैसलों को मुंतखब कर चुका तो उसने ये काम रोक दिया। हम सोने के लिए चले गए। ठीक है, तो ये सारा उसके आदमी का जो है ना नफीस होने की निशानी आपको बता रहे हैं। देयर वॉज पीस इन बीइंग विद दिस मैन। द नेक्स्ट डे आई आस्क्ड इफ आई माइट रेस्ट हियर फॉर अ डे। ही फाउंड इट क्वाइट नेचुरल, और टू बी मोर एग्जैक्ट ही गेव मी द इम्प्रेशन दैट नथिंग कुड स्टार्टल हिम। The rest was not absolutely necessary, but I was interested and wished to know more about him. He opened the perk and led his flock to pasture. Before leaving he plunged his sack of carefully selected and counted acorns into a pail of water. उस आदमी के साथ रहने में आराम और सुकून था। अगले दिन मैंने पूछा कि क्या मैं मजीद एक दिन के लिए यहाँ आराम कर सकता हूँ। इसने ये बहुत ही कुदरती पाया। ज्यादा दुरुस्त बात कहते हुए उसने मुझे ऐसा तासुर दिया कि कोई चीज़ भी उसे घबराने के मजबूर नहीं कर सकती। आराम बिल्कुल लाजमी भी नहीं था, लेकिन मुझे दिलचस्पी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि इसके बारे में ज़्यादा मालूमात करूँ, यानी कि अब
राइटर जो है वो कॉन्शियस हो रहा है कि ये कौन है, इसकी क्या कहानी है, मैं जानूं। हालांकि वो आराम कर चुका था पिछली रात को, लेकिन वो जानना चाहता था कि ये आदमी की कहानी क्या है। इसने बार खोल दिया और अपने रेवट को चरागाह की तरफ हाँकने लगा। जाने से पहले इसने बड़ी एहतियात से मुंतखब करदा और शुमार करदा बलूत के फलों को पानी की बाल्टी में डुबो दिया। ठीक है, तो ये सारा कुछ अब हो रहा है। अब वो एक जगह पर, वीरान जगह पर आया और एक आदमी से मिला जो कि बहुत नफीस है, जिसके काम बहुत नफीस हैं और उसके दिन रात बहुत मतलब आरामदेह हैं, और वो मेहनत से काम करता है और वो कॉन्फिडेंट भी है, और वो ये है कि उसको अपने ऊपर पूरा एतमाद है। सो यहाँ तक रखें इसको। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी शैल कंप्लीट दिस लेसन। और अभी सबसे पहले आप इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं और देखें कि इसमें आपने क्या पढ़ा है। सो टेक केयर।